हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हम कवर करेंगे PIB न्यूज़ को, फेमस न्यूज़पेपर लाइक दैनिक जागरण एंड हिंदू में जो न्यूज़ चर्चा में उसको हम कवर करेंगे। न्यूज़ ऑन एयर, आकाशवाणी पर जो भी न्यूज़ चर्चा में उसको हम कवर करेंगे। नेशनल इंटरनेशनल डेज एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो भी रिलेवेंट हैं हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम डिस्कस करेंगे, उनके फाउंडेशंस देखेंगे। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वीडियो की PDF वहाँ से पा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो कि 28 फरवरी को मनाया गया, ये आप देख सकते हो। महान वैज्ञानिक CV रमन के सम्मान और स्मृति में 28 फरवरी को पूरे देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह दिन रमन प्रभाव की खोज का प्रतीक है। यह खोज जिसने उन्हें 1930 में भौतिकी में नोबेल भी दिलाया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 का विषय सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण है। ये इम्पॉर्टेंट है। थीम डे भी इम्पॉर्टेंट होता है, बट डे बहुत टाइम से पूछा जा रहा है तो इसलिए अब थीम इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के ट्रेंड में एग्ज़ाम में थीम पूछी जाती है। तो आप थीम याद रखिए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या है? सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। ये इम्पॉर्टेंट थीम है इसकी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की। मनाया कब जाता है? 28 फरवरी को। क्यों मनाया जाता है? ऑप्शन में मैंने एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी देखा है, ऑप्शन में वो डालते हैं ये भी कि उस दिन CV रमन जी का बर्थडे था, और एक ऑप्शन रहता है कि उस दिन उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि बर्थडे के हिसाब से ये रमन इफेक्ट की जिस दिन खोज हुई थी उस दिन मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। दुर्लभ रोग दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। दुर्लभ रोग दिवस हर साल फरवरी के आखिरी दिन मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य आम जनता और निर्णयकर्ताओं के बीच दुर्लभ बीमारियों और रोगियों के जीवन पर उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन को पहली बार 2008 में यूरोडिस और इसके राष्ट्रीय गठबंधन परिषद द्वारा लॉन्च किया गया था। USA 2009 में इसमें शामिल हुआ और 2018 तक 94 अन्य देश इसमें शामिल हो गए हैं। ठीक है, रेयर डिजीज़ इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में लोगों को अवेयर करना चाहिए। आई सपोर्ट रेयर डिजीज़ डे 28 फरवरी को, ठीक है, क्योंकि दुर्लभ बीमारियां होती हैं तो उनके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लोगों को अवेयरनेस हो। ठीक है, अगर अवेयरनेस होगी तो आप उसकी क्योर कर सकते हैं, बट अगर अवेयरनेस ही नहीं होगी हमारे अंदर तो उसकी क्योर ही नहीं हो पाएगी। दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उसकी अवेयरनेस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। कैबिनेट ने दी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन को मंजूरी। आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री जी का एक महत्वाकांक्षी ये प्रोजेक्ट है। कैबिनेट ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के राष्ट्रीय रोल आउट को 5 साल के लिए मंजूरी दे दी है। इसका बजट 1600 करोड़ रुपए है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नेशनल हेल्थ अथॉरिटी मिशन की क्रियान्वयन एजेंसी होगी। ABDM आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत नागरिक अपनी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर बना सकेंगे। ठीक है, इसमें सारी लाइन ही इम्पॉर्टेंट है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए मंजूरी दी गई है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बजट कितना रखा गया? 1600 करोड़ रुपए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और इसको क्रियान्वित कौन सी एजेंसी करेगी? तो स्वास्थ्य प्राधिकरण अथॉरिटी क्रियान्वित करेगी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये लाइन कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 3 लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए आप इसको ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।
ये क्योंकि डिजिटल मोड पे अगर हमारा अकाउंट तैयार हो जाएगा तो किसी भी पेशेंट को, जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंचता है तो उसकी ट्रीटमेंट बहुत इजीली हो सकता है, क्योंकि हमें पता होगा उसे पहले से क्या क्या बीमारी हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। केंद्र अपने पूंजी निवेश के हिस्से के रूप में करेगा कमजोर पीएसबी का पुनर्विक्रय। ठीक है, केंद्र ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक जैसे कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाताओं को पूंजी सहायता प्रदान करने के लिए ऐसी घोषणा की है कि इनका पुनर्विक्रयण किया जाएगा। ठीक है, ऐसे बैंकों को चालू वित्त वर्ष 22-23 के लिए राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों में पूंजी डालने के लिए निर्धारित 15,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा हिस्सा मिलेगा। पूंजी निवेश ज़्यादातर उन बैंकों को जाएगा जिनमें 2021 में गैर ब्याज वाले बॉन्डों के माध्यम से पैसा मिला था। ठीक है, तो ये एक अच्छा डिसीजन है कि जितने भी केंद्र के पूंजी निवेश, जितने भी बैंक कमज़ोर हैं तो उनमें केंद्र अपना पूंजी निवेश करेगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। आईएनएस विशाखापट्टनम औपचारिक रूप से विशाखापट्टनम से संबद्ध हो रहा है। तो स्वदेशी रूप से निर्मित स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक आईएनएस विशाखापट्टनम को औपचारिक रूप से 27 फरवरी 2022 को विशाखापट्टनम के बंदरगाह शहर से संबद्ध किया गया था। ठीक है, आपको पता होगा कि आईएनएस विशाखापट्टनम रिटायर हो चुका है। ठीक है, यह कार्यक्रम चल रहे बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास मिलन 2022 के मौके पर आयोजित किया गया था। आईएनएस विशाखापट्टनम को दिसंबर 2021 में नौसेना में शामिल किया गया था और विध्वंसक मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान के अधीन होगा। ठीक है, तो अब इसको अपॉइंट कर लिया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नडाल ने नोरी को हराकर अकापुल्को खिताब जीत लिया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन राफेल नडाल ने 26 फरवरी 2022 को अकापुल्को में अपना चौथा खिताब जीता। ये अकापुल्को कहाँ पर है? मैक्सिको में। और मैक्सिको की लोकेशन कहाँ पर है? प्रशांत महासागर। ठीक है, पता होगा, पनामा कैनल है वहाँ पर। उन्होंने ATP 500 इवेंट के फाइनल में कैमरेन नोरी को हराकर 6-4 से जीत हासिल की। नडाल ने पहली बार 2005 में यह खिताब जीता था और 2013 और 2020 में फिर से इसे खिताब को अपने नाम किया। नडाल अब हमवतन डेविड फेरर और ऑस्ट्रेलिया के थॉमस मस्टर के साथ सर्वाधिक अकापुल्को खिताब के लिए बराबरी के पद पर आ गए हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे भी इनका ये रिकॉर्ड में तो ये आए गए हैं, इन्होंने रिकॉर्ड अकापुल्को खिताब जीत लिए हैं, लेकिन इनका 91 ये पुरस्कार भी है, इसलिए ये भी ये इम्पॉर्टेंट है। थोड़े दिनों बाद इनकी सेंचुरी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। राजस्थान सरकार ने ऊँट पालन को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की है। आपको पता होगा कि ऊँट राजस्थान की आन बान और शान है, हमारी भारतीय सेना के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रेगिस्तान में ऊँट ही एकमात्र साधन होते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेत है, क्योंकि तो वहाँ पे ट्रैवलिंग भी इजीली की जा सके, उन्हें प्यास भी इतनी नहीं लगती है। अदरवाइज़ किसी और जानवर के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो इतने कम पानी के साथ वहाँ पर रह सकें। तो इसलिए उसके को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को ज़्यादा प्रेरित करने के लिए कि वो उन्हें पालें, ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। राजस्थान में ऊँटों की घटती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने अपने बजट 22-23 में ऊँट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य पशु के पालन, संरक्षण और समग्र विकास के लिए नई नीति के तहत अगले वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2014 में ऊँट को राज्य पशु घोषित किया था। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? ऊँट। अच्छा, आप मुझको एक बात बताइए कि जो लास्ट जनगणना हुई थी पशुधन की, तो उसके अनुसार ऊँटों की कितनी संख्या और वो कौन से नंबर पर है? तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को दिया आर्द्रभूमि के लिए पैनल बनाने का एक निर्देश। ठीक है, त्रिपुरा की एक हाई कोर्ट है, तो उसने राज्य सरकार को उच्च अधिकारियों के एक पैनल का गठन करने का निर्देश दिया है, जो राज्य भर में आर्द्रभूमि की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जिम्मेदार होंगे।
जहाँ सर्दियों के मौसम में प्रवासी पक्षी आते हैं। ठीक है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, उसके संरक्षण के लिए कहा जा रहा है। राज्य को यह भी सलाह दी जाएगी कि उक्त समिति का हिस्सा बनने के लिए पक्षी विज्ञानियों के साथ साथ पर्यावरणविदों को भी शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पर्यावरणविद हो या फिर वो पक्षीविद हो। कोई भी कमेटी का मेंबर होता है तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक अच्छा डिसीजन होता है, स्टेप होता है एनवायरनमेंट को सस्टेन की और मूव करने का। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नरेंद्र तोमर ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ पहल का शुभारंभ किया है। ये आपको पता होगा कि काफ़ी दिनों से चर्चा में है। ठीक है, तो इसका पहल का शुभारंभ कर दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने 26 फरवरी 2022 को किसानों को अपनी फसलों का बीमा करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से मेरी पॉलिसी मेरे हाथ पहल की शुरुआत की है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी याद रखिए, एग्जाम में किसी ना किसी पूछा जाना है जरूर। यह देश भर के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दस्तावेज वितरित करेगा। अब तक 36 करोड़ किसानों ने प्रधानमंत्री आरबीवाई को चुना है, मतलब सॉरी आरबीवाई नहीं है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये एफ है। और फसल को नुकसान वहन करने वाले को राहत के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए का वितरण किया गया है। अब तक 1 लाख करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। चूँकि ये पहले वॉलेंट्री थी, अब ये कंपलसरी हो गई है, इसलिए इतना महत्व नहीं रहा। अब आप अगर चाहते हैं फसल बीमा कराना अपनी फसल का तो भी कराना पड़ेगा, और अगर नहीं चाहते हैं आप तो भी आपको फसल बीमा कराना ही पड़ेगा। इसलिए अब ये पॉलिसी उतनी इफेक्टिव नहीं रही, बट पहले ये पॉलिसी काफ़ी इफेक्टिव थी क्योंकि इसमें वॉलेंट्री था। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। JKTPO और लीड ने जम्मू और कश्मीर में निवेशकों के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, आप देख सकते हैं। तो जम्मू और कश्मीर व्यापार संवर्धन संगठन और लद्दाख जम्मू और कश्मीर आर्थिक विकास और विकास परिषद लीड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। ये आप देख सकते हो कि जम्मू कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशंस और लीड ने ये समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। यह संभावित निवेशकों को जम्मू और कश्मीर में क्षेत्रवार अवसरों का प्रदर्शन करेगा और विभिन्न हितधारकों से क्षेत्र विशिष्ट निवेश को बढ़ावा देगा। ठीक है, अगली न्यूज़ देखते हैं। अच्छा, एक इसके बारे में मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये जम्मू कश्मीर जब से केंद्र शासित प्रदेश बना है तब से भारत सरकार वहाँ पे विनिर्माण क्षेत्र को या फिर कंपनीज़ वगैरह को, कोई भी कंपनीज़ होती हैं तो उन सबको बहुत बढ़ावा दे रही है ताकि वहाँ के लोगों को मुख्य धारा में लाया जा सके। तो उसी दिशा में ये एक और प्रयास है। ठीक है, यहाँ वहाँ पे इमारा ग्रुप्स के द्वारा एक बहुत बड़ा भवन बन रहा है। इसके अलावा एक और कंपनी वहाँ पे मॉल बना रही है। ठीक है, तो ये कुछ प्रयास हैं ताकि वहाँ पर डेवलपमेंट जल्दी से जल्दी किया जा सके। अट्रैक्शंस, टूरिस्ट भी तो तभी अट्रैक्ट होंगे जब वहाँ पे अच्छे अच्छे मॉल होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, सारी फैसिलिटीज़ होंगी, तो इसीलिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मतदान से इनकार कर दिया है। ये आप देख सकते हो, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की एक पिक है। संयुक्त राष्ट्र ने 28 फरवरी 2022 को यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा का एक आपातकालीन सत्र आयोजित किया गया था। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महासभा के 11वें आपातकालीन विशेष सत्र की अध्यक्षता की थी। आपको पता होना चाहिए कि अब्दुल्ला शाहिद इस टाइम पे UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने UNGA के विशेष आपातकालीन सत्र को आयोजित करने के लिए मतदान किया, जिससे भारत एब्सेंट हो चुका है। भारत ने प्रस्ताव पर मतदान करने से इनकार कर दिया है। ठीक है, तो क्योंकि आपको सीधा पता होना चाहिए, अगर आपका कोई मदद करता है तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी उसकी मदद करें। रशिया हमारे लिए बहुत बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में उसने वीटो का भी यूज़ किया है ताकि भारत को कोई क्षति ना पहुँचे, और कई बार वो उसे अब्सेंट होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एक वीटो पावर वाला देश है। ठीक है, रशिया एक वीटो पावर कंट्री है, इसलिए उसे एब्सेंट होने की ज़रूरत नहीं है। वो वीटो से किसी भी लॉ को रोक सकता है, जो भी वहाँ पे आ रहा है चर्चा के लिए प्रस्ताव, तो उसको रोक देता है। तो उसने बहुत बार भारत का समर्थन किया है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बहुत बार समर्थन किया। इसलिए भारत का कर्तव्य बनता है कि वो भी
रशिया को जब ज़रूरत पड़े तो भारत भी एब्सेंट हो, अगर वो, क्योंकि वीटो तो है नहीं भारत के पास, तो इसलिए उसकी जिम्मेदारी बनती है कि भारत भी एब्सेंट हो। ये मेरा विचार है, आपके पॉइंट्स कुछ और हो सकते हैं, ठीक है, आपके थॉट्स कुछ और हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी की 91वीं पुण्यतिथि 27 फरवरी को मनाई गई। स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था। 27 फरवरी 1931 को उन्होंने ब्रिटिश पुलिस द्वारा न पकड़े जाने के दृढ़ संकल्प के साथ अपने सर पर अपनी बंदूक की आखिरी गोली मार ली थी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए क्या जज्बा था उनका। उन्होंने संस्थापक रामप्रसाद बिस्मिल की मृत्यु के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से पुनर्गठित किया था। ठीक है, जो रामप्रसाद बिस्मिल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाई थी, उन्होंने उसको और समाजवाद रूप प्रदान करते हुए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में परिवर्तित किया दिया था, ताकि वहाँ पर और समाजवाद की तरफ झुकाव हो सके। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। 28 फरवरी को राजशाही में संपन्न हुई बांग्लादेश भारत सांस्कृतिक बैठक, या राजशाही एक शहर है, वहाँ पर ये बैठक का आयोजन किया गया है। 28 फरवरी 2022 को राजशाही में 5वीं भारत बांग्लादेश सांस्कृतिक बैठक संपन्न हुई। राजशाही शहर के मेयर AHM खैरुजम्मा लिटन ने समारोह की अध्यक्षता की, जो वहाँ के मेयर हैं। 25 से 28 फरवरी के बीच आयोजित होने वाला यह 4 दिवसीय कार्यक्रम बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी, बांग्लादेश की मुक्ति की स्वर्ण जयंती और बांग्लादेश भारत मैत्री के 50वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया गया था। आपको पता होगा कि शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लोगों को प्रेरित किया था, एक राष्ट्र के रूप में, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में लोगों को सोचने पर मजबूर किया कि पाकिस्तान में तो वैसे भी अगर वो पाकिस्तान का हिस्सा रहते तो उनका कुछ भविष्य नहीं था, आज उनका अपना एक अच्छा भविष्य है। उस टाइम की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने एक विजनरी अपनी थिंकिंग का परिचय दिया था और भारत की विदेश नीति का भी एक अच्छा परिचय दिया था कि अगर हमारे पड़ोसी कोई भी क्षेत्र, अगर वहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस चल रहा है तो उसे अधिकार है, अगर वो स्वतंत्रता की आवाज़ उठाना चाहते हैं वहाँ के लोग तो वो उठा सकते हैं, और उन्होंने पूरी मदद करी थी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। सरकार ने दी LIC में स्वचालित मार्ग के तहत 20% तक FDI की अनुमति। ठीक है, सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC में स्वचालित मार्ग के तहत 20% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे दी है। इसका उद्देश्य देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी के विनिवेश को सुगम बनाना है। मौजूदा FDI नीति LIC में विदेशी निवेश के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान निर्धारित नहीं करती, जिसे LIC अधिनियम 1956 के तहत स्थापित किया गया था। तो ये आपको पता ही होगा कि LIC 1956 के अधिनियम के तहत निर्मित है और अब इसमें FDI 20% की अनुमति देती है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। माधवीपुरी बुच बनी है SBI सेबी की नई अध्यक्ष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बिकॉज लेडी फर्स्ट फीमेल इसकी जो चीफ बनी है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और माधवीपुरी बुच ये अपने लिए कोई परिचय की मोहताज नहीं है। सरकार ने सेबी की नई अध्यक्ष के रूप में 3 साल की अवधि के लिए माधवीपुरी बुच की घोषणा कर दी है। बुच सेबी की पूर्णकालिक सदस्य हैं, ऑलरेडी वो सदस्य थी इसकी पूर्णकालिक। अजय त्यागी का स्थान लेंगी माधवीपुरी बुच, और जिनका कार्यकाल 5 साल का था और फरवरी 2022 में समाप्त हो रहा है। ठीक है, इससे पहले अजय त्यागी थे, उनका कार्यकाल अब समाप्त हो रहा है। पहली बार सेबी में किसी महत्वपूर्ण पद के लिए किसी महिला और निजी क्षेत्र के व्यक्ति को चुना गया है, तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये आने के पूरे चांसेस हैं, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए प्लीज़ आप इसको रिमेंबर रखिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नए सौर संयंत्र के साथ कोची का हवाई अड्डा बनेगा पावर पॉजिटिव। क्या होता है पावर पॉजिटिव, वो समझते हैं। और केरल का हवाई अड्डा है जो कि पावर पॉजिटिव बन गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और ये भी कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा है, केरल के कन्नूर जिले, ठीक है, कहाँ पर लोकेटेड है, कन्नूर जिले में पय्यानूर के पास अपने नए सौर ऊर्जा संयंत्र के चालू होने से पावर पॉजिटिव बन जाएगा।
6 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री पिनराई विजयन 12 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। CIAL के सौर संयंत्रों की संचयी स्थापित क्षमता को 50 मेगावाट तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो पावर पॉजिटिव क्या होता है वो समझते हैं। ये तो आपको पता लग गया कि कोची का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो बन रहा है पावर पॉजिटिव। लेकिन पावर पॉजिटिव कैसे कहेंगे उसको, क्या क्राइटेरिया है पावर पॉजिटिव का? सपोज आप जितना एमिशन कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, या आपको जितना ज़रूरत है इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है, वो एक एयरपोर्ट है तो वहाँ पे जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है उस एयरपोर्ट के कामकाज को चलाने के लिए, ठीक है, उसके जो एयरपोर्ट के फंक्शंस हैं उनको करने के लिए जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है वो तो सौर ऊर्जा से ले ही जा रही है। इसके अलावा भी वहाँ पे बच रही है। उसके जो सोलर प्लांट्स हैं वो इतनी एनर्जी बना रहे हैं, सूर्य से इतनी एनर्जी बना रहे हैं कि उसकी पूरे, आप सोच सकते हो कितनी बड़ी बात है ये। एक एयरपोर्ट का मैनेजमेंट भी हो रहा है प्लस कुछ एनर्जी आप एक्स्ट्रा भी बना रहे हो, तो इस कंडीशन को बोला जाता है पावर पॉजिटिव। और ये बहुत बड़ी न्यूज़ है और बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सोलर एनर्जी से एक एयरपोर्ट चल रहा है, ये ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। आपने उसके बाद एनर्जी बचा भी ली, तो सोचिए आपकी सोलर पावर क्षमता कितनी बड़ी होगी। ठीक है, तो ये थी इंपॉर्टेंट न्यूज़। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। 28 फेब 2022 को आयोजित हुआ साग पुरस्कारों का 28वां संस्करण। तो कैलिफोर्निया में ये साग आयोजित हुआ है। स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड, जेसिका चेस्टेन, आपको पता होगा जेसिका चेस्टेन के बारे में। द आइज ऑफ टैमी फे ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बॉय अ फीमेल एक्टर इन अ लीडिंग रोल का पुरस्कार जीता। बिल स्मिथ, किंग रिचर्ड ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय ए मेल एक्टर इन अ लीडिंग रोल का पुरस्कार जीता। ठीक है, जेसिका चेस्टेन और बिल स्मिथ ने पुरस्कार जीत लिया। कोडा ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय अ कास्ट इन अ मोशन पिक्चर का पुरस्कार जीता, जिसमें यूजेनियो डरबिल, डेनियल डुरांट, एमिलिया जोन्स आदि शामिल थे। ठीक है, तो ये आप बिल स्मिथ को देख सकते हो अवार्ड लेते हुए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग, निकी हथ जरीन नीतू ने जीता भारत के लिए स्वर्ण पदक। ठीक है, 27 फरवरी 2022 को बुल्गारिया की सोफिया में 73वें स्ट्रेंजा मेमोरियल टूर्नामेंट में भारतीय मुक्केबाज निकहत जरीन ने यूक्रेन की तेतियाना कोव को हराकर 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है। ठीक है, वह स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय मुक्केबाज बन गई, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इस बीच नीतू 48 किलोग्राम ने इटली की एरिका प्रिंसियाडारो पर 5-0 से जीत दर्ज की, जो पूर्व युवा विश्व चैंपियनशिप कांस्य विजेता है, तो इसलिए भी ये न्यूज़ भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में भारत ने जीत ली हैं 6 स्वर्ण पदक और टोटल 8 पदक जीते हैं। 27 फरवरी 2022 को भारतीय भारोत्तोलक विकास ठाकुर और वेंकट राहुल रागला ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया। ये जो गेम्स हो रहे हैं सिंगापुर में, ये कॉमनवेल्थ के लिए क्वालिफिकेशन या एग्जामिनेशन है एक तरीके से, जो यहाँ पे जीत जाते हैं वो क्वालिफाई कर लेते हैं। तो इस प्रकार भारत ने 6 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य सहित 8 पदकों के साथ प्रतियोगिता में अपना अभियान समाप्त किया। यह आयोजन 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए एक क्वालिफाइंग इवेंट है। जो यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे वो राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम्स जो होते हैं उनमें भाग लेंगे। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। भारत की सादिया तारिक ने मॉस्को वुशु स्टार चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया। ये आप सादिया तारिक को देख सकते हो, ये काफ़ी फेमस है। भारत की सादिया तारिक ने 22 से 28 फरवरी 2022 के बीच मॉस्को में आयोजित मॉस्को वुशु स्टार चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया। वुशु आपको पता होना चाहिए कि एक मुक्केबाजी की तरह, कराटे की तरह ही एक गेम्स है। श्रीनगर की रहने वाली सादिया तारिक जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में 2 बार की गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उन्होंने हाल ही में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर में 20th जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक हासिल किया था। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाक गणराज्य के
प्रधानमंत्री महामहिम श्री एडवर्ड हैगर के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई है। यूक्रेन क्राइसिस को लेकर इन्होंने बातचीत की है कि यूक्रेन क्राइसिस कितना बढ़ गया है, क्या सिचुएशंस हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि यूक्रेन में बहुत बच्चे मेडिकल्स की स्टडी करने जाते हैं, यूक्रेन रशिया दोनों ही जगह जाते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी संख्या में भारतीय वहाँ पर मेडिकल की डिग्री लेने जाते हैं, तो इसलिए भारत ने डिस्कस किया है स्लोवाकिया के साथ। और आपको पता होना चाहिए स्लोवाकिया कहाँ है। आप मैप देखिए, मैंने आज मैप नहीं लगाया, मतलब आप मैप देख लीजिए, नहीं तो मैं कल मैप लगा के समझा दूंगा। स्लोवाकिया वहाँ पे यूरोप की जो भी कंट्रीज़ हैं एड्रियाटिक तट के आसपास से लेकर ब्लैक सी, नॉर्थ सी, अजोब सी तक, तो वो सारी आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं और इनकी स्पेशली राजधानी क्या है। क्योंकि आज के मतलब अब आसपास जो भी एग्ज़ाम होंगे उनमें यहाँ की राजधानी आ सकती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको कैपिटल पता होनी चाहिए कंट्री और उसकी कैपिटल, ठीक है। करेंसी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एटलीस्ट आपको कैपिटल जरूर पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन गंगा की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है। ऑपरेशन गंगा क्यों चलाया गया था, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा जरूर किसी ना किसी भी एग्जाम में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप आएगा ही आएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन में फंसे भारतवासियों को वापस लाने के संबंध में चलाए जा रहे ऑपरेशन गंगा की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है। तो ये आप याद रखिए कि ऑपरेशन गंगा किस लिए चलाया गया है। भारत सरकार ने चलाया है यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया है ऑपरेशन गंगा। मैं फिर से एक बार इंसिस्ट करता हूँ, जोर देता हूँ कि भारत ऑपरेशन गंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापसी के लिए चलाया गया है। अगली न्यूज़ देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और रोमानिया के प्रधानमंत्री महामहिम श्री निकोलाई जोनल चेयुका के बीच टेलीफोन पर बात हुई है। आपको पता होगा यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, तो वहाँ के जो भी आसपास में कंट्रीज़ हैं तो उनके साथ भारत बातचीत कर रहा है, ठीक है। क्राइसिस में बनता है तो ये वही हुआ है। आप बस इतना याद रखिए कि निकोलाई जोनल कहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो रोमानिया के राष्ट्रपति हैं। रोमानिया की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। मैं मैप से आपको कल लोकेशन करा दूंगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और रोमानिया के प्रधानमंत्री महामहिम, सॉरी ये रिपीट हो चुका है, ठीक है। अगली न्यूज़ देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की को श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मतलब इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी नहीं। मोरारजी देसाई आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्रेसिडेंट थे, कौन से नंबर के। इंदिरा गांधी जी के बाद ये बने थे, जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी उसके बाद जो इलेक्शन हुए थे उसमें ये बने थे। और ये इन्होंने स्प्लिट किया था, इंदिरा गांधी मतलब INC से ही इन्होंने स्प्लिट किया था और ये बने थे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात में 2013-14 में 88% की वृद्धि हुई है। इसलिए पीयूष गोयल जी ने कहा है बर्ड वांट मेड इन इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लोगन, भले से किसी एग्जाम में ना आए बट सुन के अच्छा लगता है कि बर्ड वांट मेड इन इंडिया। गुणवत्ता संपन्न तथा वैश्विक रूप से स्पर्धी उत्पादों की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की एक पहल है और इसी से 88% की वृद्धि हुई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। रूस को निर्यात लेन देन पर कवरेज वापस नहीं लिया गया, ECGC ने, ठीक है, अपना सफाई दी है। ग्राहकों को रूस के लिए पोत लदान पर कवरेज के लिए सर्विसिंग शाखा से संपर्क करने की सलाह दी गई है। मतलब ये न्यूज़ आई थी कि ECGC ने वापस ले लिया है कवरेज को, बट उसने अब क्लैरिफिकेशन दिया है कि नहीं, हमने कभी कोई कवरेज वापस नहीं लिया है। वहाँ पे अगर अभी भी पोत लदान होती है तो वहाँ पे सारे स्टैंडर्ड्स जो भी हैं वो सारे नॉर्म्स उनको ECGC क्लैरिफिकेशन देगा, क्योंकि वो जांच कर लेगा उनकी, ठीक है। तो भारतीय निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम ECGC ने स्पष्ट किया है कि रूस को निर्यात लेन देन पर कवरेज वापस नहीं लिया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। भ्रमित करने के लिए कहा जाता है ऐसा कभी कभी, तो उस भ्रम को दूर कर दिया ECGC ने। नव प्रधानमंत्री राष्ट्रीय गति शक्ति मास्टर प्लान हमारी रसद लागत को GDP के 7-8% पर दुनिया में न्यूनतम स्तरों से एक करने में सहायता कर सकता है। पीयूष गोयल जी ने ये बात कही है। गति शक्ति दीर्घ योजना और सूक्ष्म क्रियान्वयन के बीच के अंतर को कम करने में भी सहायता करेगा। गति शक्ति निजी और सार्वजनिक निवेश के कुशल चक्र का शुभारंभ करेगा
और अर्थव्यवस्था पर उत्प्रेरक प्रभाव भी डालेगा। मंत्री महोदय ने कानूनी विवाद को कम करने से कम गुंजाइश वाले स्मार्ट रियायत समझौतों की आवश्यकता का उल्लेख भी किया है। हितधारकों से लगातार गतिशक्ति के साथ जुड़ने और इसकी ज़बरदस्त क्षमता का सर्वोत्तम संभव उपयोग करने को कहा है। लॉजिस्टिक क्षेत्र में कौशल बढ़ाने के लिए बहुहितधारक सहयोग का आह्वान किया है। आपको पता होगा कि बजट जो 22-23 का बजट अभी हाल ही में रिलीज़ हुआ था, उसमें 4 पिलर पर वो बजट पेश था, जिसमें एक पीएम गति शक्ति था। इसलिए पीएम गति शक्ति पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। मूंग दाल के अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य में 3.86% की गिरावट दर्ज की हुई है। केंद्र सरकार ने पहले से दालों की कीमतों में गिरावट आई है। केंद्र सरकार की इनिशिएटिव्स की वजह से केंद्र सरकार ने मुक्त श्रेणी के तहत अरहर, उड़द और मूंग के आयात की अनुमति दी ताकि सुचारू और निर्बाध आयात सुनिश्चित हो सके। ठीक है, तो बाहर से मंगाते हैं इन दालों को और इसमें गिरावट दर्ज की गई है, तो ये अच्छी न्यूज़ है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अमेरिकी नौसेना में PAC FLT कमांडर एडमिरल सैमुअल जे पावरो का भारतीय दौरा। इम्पॉर्टेंट होते हैं कुछ भी, अगर कोई भारतीय आता है, कोई विदेशी भारत आता है, एक प्रतिष्ठित विदेशी भारत आता है, तो आपको तो पता ही है अमेरिकन नौसेना के एडमिरल हैं सैमुअल पंपारो, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ये आप सिर्फ इतना याद रखिए कि अमेरिका नौसेना के, ठीक है, और इनका नाम पता होना चाहिए, पंपारो, सैमुअल पंपारो, बस आप इतना याद रखिए। और आने का उद्देश्य आपको पता होना चाहिए, सिंपल सा है, यूक्रेन क्राइसिस। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसेना के प्रमुख वाइस एडमिरल माइकल नूनन ने 25 से 28 फरवरी 2022 को भारत की यात्रा की है, तो ये भी सेम है। और आपको पता होगा जो हमारा वो हो रहा है ना मिलन, तो उसमें भी इन्होंने भाग लिया है, इसलिए ये आए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कहाँ के हैं, माइकल नूनन, तो ये ऑस्ट्रेलिया के इम्पोर्टेंट हो जाता है। माननीय मुख्यमंत्री श्री जगन मोहन रेड्डी जी ने INS विशाखापट्टनम को औपचारिक रूप से भाग्य के शहर विशाखापट्टनम में समर्पित किया है। भाग्य का शहर विशाखापट्टनम, ये इम्पोर्टेंट है, और ये मैंने आपको बता ही दिया था किसे संबद्ध कर दिया है विशाखापट्टनम से। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और थैंक यू।